सीबीएसई क्लास 10th के हिस्ट्री बुक से आज हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फिर से कर रहे हैं। इसकी ये तीसरी क्लास है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्रीफेस जाना और द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन के बारे में पढ़ा। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक की लाइन बाय लाइन समझने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का बनना। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples. अगर आज जो है आप मिड 18th century के मैप को देखो तो आपको पता चलेगा कि उन दिनों ऐसी कोई राष्ट्र राज्य नहीं थी जिस राष्ट्र राज्य को आज आप जानते हो। आप आज यूरोपियन कंट्रीज को देखो तो करीब करीब 51 के आसपास कंट्रीज हैं, लेकिन जिन 51 कंट्रीज के नाम आप जान रहे हो, एक दो आगे पीछे होगा, ठीक है, तो जिन 51 कंट्रीज के आप नाम जान रहे हो, उन दिनों ऐसी कोई कंट्रीज नेशन स्टेट्स नहीं थी। वही बात बताई गई है कि इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century यूरोप, अगर आप यूरोप के मिड 18th century मैप को आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि जिस नेशन स्टेट्स को आज आप जान रहे हो वो नेशन स्टेट्स उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था। जिन्हें आप जर्मनी, इटाली, स्विट्जरलैंड के नाम से जान रहे हो, ये सब एरिया जो है वो किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में डिवाइडेड था। और यहां पर जो है वो ऑटोनोमस टेरिटरीज होती थी रूलर्स की। ऑटोनोमस टेरिटरीज का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग एरियाज, है ना, और रूलर्स तो आप जानते ही हो। तो जिन जगहों को आप जर्मनी, इटाली, स्विट्जरलैंड के नाम से जान रहे हो आज, वो जगह किस चीज में डिवाइडेड थी? किंगडम्स में। किंगडम्स कहते हैं राजा रानी द्वारा शासित राज्य को। डचीज होते हैं जहां पर राजा का बेटा या ड्यूक की पत्नी शासन चलाती है। कैंटन्स कहते हैं सैनिक छावनी को। तो जिन जगहों को आप जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के नाम से जान रहे हो, ये जगह डिवाइडेड थी किस चीज में? किंगडम्स में, डचीज में, कैंटन्स में। और वहां के शासक जो हैं वहां की ऑटोनोमस टेरिटरीज पर क्या करते थे? शासन करते थे। सेल्फ गवर्निंग क्षेत्र पर क्या करते थे? वो शासन करते थे। मतलब यही नियम बनाते थे, अपने नियम बनाने के अनुसार क्या करते थे? राज्य करते थे। Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है वो एक निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। निरंकुश राजतंत्र की यहाँ पर क्या चलती थी? शासन प्रणाली चलती थी। और इसकी टेरिटरीज के अंतर्गत जो है वो कई सारे जो है पीपल्स रहते थे, अलग अलग राष्ट्र के लोग जो है वो रहते थे। आई बात समझ में? मान लो ये कि टेबल जो है ये चारों ओर यूरोप का नक्शा है। सामने हो गया ईस्ट, पीछे हो गया वेस्ट, बीच में हो गया सेंटर, ठीक है। तो यहां पर आपको बताने की कोशिश करी गई है कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, पूर्वी और बीच वाला हिस्सा, सेंटर बोले तो बीच वाला हिस्सा, यूरोप का पूर्वी वाला हिस्सा और बीच वाले हिस्सा पर जो है वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज का शासन हुआ करता था। और ये जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज होते थे, निरंकुश शासक होते थे, ये अपनी टेरिटरीज में क्या करते थे? शासन चलाते थे। और इन टेरिटरीज में, इनके क्षेत्र में अलग अलग जो है वो राष्ट्र के लोग जो है वो रहा करते थे। मतलब बाद में ये राष्ट्र बन गया, लेकिन उन दिनों जो है वो अलग अलग डाइवर्स किस्म की क्या थी? प्रजा जो है वो यहाँ पर रहा करती थी। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। अब ये जो लोग रहते थे, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग क्लास के लोग, ये जो लोग रहते थे, इनकी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, इनकी कोई कॉमन कल्चर नहीं थी। इनफैक्ट ये अपने आप को कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर शेयर करता हुआ नहीं देखते थे, अपने आप को बराबर एक जैसा नहीं मानते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic
ग्रुप्स। ये लोग जो हैं, जो बड़ी प्रजा के अंतर्गत रहते थे, राजा किंगडम्स में और डचीज में और कैंटन्स में जो लोग बटे हुए थे, ये अलग अलग तरह के लोग हुआ करते थे। इनकी कोई कॉमन आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर नहीं होती थी। ये लोग जो है वो अलग अलग जाति ग्रुप के जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज भी बोला करते थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking. It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the people spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasants peoples. तो क्या हम लोगों ने जाना कि जिन जगहों को आप जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हो, ये जगह किस चीज में डिवाइडेड थी? किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में डिवाइडेड थी। यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज में राज किया करते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थी और इनकी एरिया में जो है वो अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो रहा करते थे। ये जो अलग अलग तरह के जो लोग होते थे, ये लोग अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर शेयर करता हुआ नहीं देखते थे। ये अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर एक हैब्सबर्ग एम्पायर लिया गया। याद रखो कि ये पूरे यूरोप में हैब्सबर्ग एम्पायर एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे एम्पायर होंगे। तो हैब्सबर्ग एम्पायर की एक एग्जाम्पल ली गई है कि हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन कहां था? ऑस्ट्रिया और हंगरी पे था। ऑस्ट्रिया हंगरी पे जो है टोटल पे क्या था इसका? हैब्सबर्ग का एम्पायर का शासन था। ये एक पैचवर्क था, अलग अलग राष्ट्रों का और अलग अलग जो है जनसमूहों का ये क्या था? जोड़कर बना हुआ था। अलग अलग पीपल्स को जोड़कर और अलग अलग जनसमूहों को जोड़कर ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो बना हुआ था। इस हैब्सबर्ग एम्पायर में अल्पाइन रीजन्स भी हैं, अल्पाइन प्रदेश भी हैं। ये अल्पाइन प्रदेश की अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसकी एरिया कोई अभी प्रेजेंट में 1,90,700 स्क्वायर किलोमीटर की है और यहाँ पर इतने एरिया में 8 देश बसे हुए हैं। ठीक है, इसमें से मुख्य तौर पर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, मोनाको ये सब है। ठीक है, तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी पे शासन चलाता था, उस पर उसका शासन था, ये एक पैचवर्क था। अलग अलग जनसमूहों को जोड़कर, अलग अलग रीजन्स को जोड़कर बनाया गया कि क्या था? हैब्सबर्ग एम्पायर था। इसके अंतर्गत जो है वो अल्पाइन रीजन्स आता था। अल्पाइन रीजन्स में टैरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटरलैंड और बोहेमिया शामिल है। वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग। अब अल्पाइन रीजन में जो एरिस्टोक्रेसी लोग थे वो जर्मन स्पीकिंग थे। अल्पाइन रीजन में जो चार जगह का नाम दे रखा है, टैरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटरलैंड, बोहेमिया, इन जगहों पर क्या था? एरिस्टोक्रेसी लोग जो थे वो अधिकांशतः एरिस्टोक्रेसी लोग जो थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो जर्मन बोलते थे। लोम्बार्डी और वेनेटिया में जो लोग थे वो इटालियन स्पीकिंग थे। बात समझ में रहा है? और जो हंगरी में थे वो आधी जनता वहां की मग्यार बोलती थी और आधी जनता जो है वो दूसरे सारे डायलेक्ट्स बोलती थी। वैसा डायलेक्ट भी भाषा ही होता है लेकिन उसकी ग्रामर नहीं होती है। गलेशिया में एरिस्टोक्रेसी जो है वो पॉलिश बोलते थे। तो इन 3 प्रभावी ग्रुप्स के अलावे इन एरियाज में अलग अलग इन तीनों ग्रुप के अलावे इन एरियाज में एम्पायर के इन सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रजा जो थी वो क्या थी? किसान थी। किसान की टाइप बता रखी गई है कि किस तरह के किसान किस एरिया में रहते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर के बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ। हैब्सबर्ग एम्पायर के नॉर्थ साइड में बोहेमियंस और स्लोवाक किसान रहते थे। स्लोवेन्स इन कैर्नियोला, क्रोट्स टू द साउथ। कैर्नियोला में स्लोवेन्स रहते थे, क्रोट्स जो है वो साउथ में रहते थे, रोमन्स जो है वो ईस्ट में रहते थे। ट्रांसिलावानिया में
Such differences did not easily promote a sense of political unity. अब आप सोचो कि इतनी सारी डिफरेंसेस है, लैंग्वेज के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इतनी सारी डिफरेंसेस है, तो इतनी सारी डिफरेंसेस की वजह से जो है ऐसे लोग जो है वो पॉलिटिकल यूनिटी के भाव को बढ़ावा नहीं देते थे। सब लोग अलग अलग थे, अपने अपने एरिया में अलग अलग थे। The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. जो एक कॉमन बात थी, सब लोग अलग अलग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं, लेकिन एक चीज थी जो इनमें कॉमन थी। वो कॉमन बात ये थी कि ये अपने जो एम्पायर हैं उनके प्रति निष्ठा का भाव रखते थे, समर्पण भाव रखते थे। एक कॉमन बात थी इनमें। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। अब आप ही सोचो कि जहां पर इतने सारे अलग अलग लोग हैं, एक दूसरे की कॉमन आइडेंटिटी शेयर नहीं करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, पैच वर्क की तरह हैं वो, है ना, अलग अलग छोटे छोटे जगहों पे अलग अलग रह रहे हैं। तो आप ही सोचो कि नेशनलिज्म की भावना जो है, जो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट जो है वो कैसे उदय हुआ होगा, है ना। तो नेशनलिज्म और जो राष्ट्र राज्य का जो विचार है वो कैसे प्रकट हुआ होगा, ठीक है। तो अब जो है वो बताया गया है कि द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। They owned estates in the countryside and also town houses. They spoke French for the purpose of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. तो सोशली, सामाजिक तौर पर, पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, कुलीन वर्ग के जो लोग थे जिनके पास काफी जमीन जायदाद हुआ करता था, वो इस कॉन्टिनेंट पे, समझ रहे हो ना, कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, इस पर बहुत ही प्रभावशाली वर्ग के लोग थे। मतलब यूरोपियन कंट्रीज में या यूरोप के पूरे भूभाग पर जो प्रभावशाली लोग कौन थे, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थे। ये प्रभावशाली कैसे थे, तो सोशली भी थे और पॉलिटिकली भी थे। जो इस क्लास के जो मेंबर हुआ करते थे, किस क्लास के, एरिस्टोक्रेसी क्लास के जो मेंबर हुआ करते थे, इनकी जो है वो कॉमन वे ऑफ लाइफ होती थी, इनकी जीवन शैली में एक कॉमन बात होती थी। कॉमन बात क्या होती थी, इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद, लोग आपस में भिन्न हैं, अलग हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी राजाओं में क्या होती थी, कॉमन बात होती थी। कॉमन बात क्या होती थी कि ये लोग जो है वो कंट्री साइड में इनकी जायदाद होती थी और टाउन हाउसेज हुआ करते थे। ये लोग जो हैं, जो अलग अलग जगह के जो राजा हुआ करते थे, ये लोग जो हैं वो क्या करते थे, डिप्लोमेसी के लिए, राजनीतिक कार्यों के उद्देश्य से, या फिर हाई सोसाइटी, जहां पर हाई सोसाइटी पार्टीज वगैरह हो रही हैं या फिर हाई सोसाइटी की मीटिंग वगैरह हो रही है, ऐसी जगहों पर ये लोग फ्रेंच बोलते थे। और इनकी फैमिली एक दूसरे से कैसे जुड़ती थी, शादी के बंधन को बनाकर। एक राजा अपने बेटे की शादी किसी दूसरे राजा की बेटी से कर देता था, या फिर ऐसे ही चलता था, और इस तरीके से एक फैमिली या एक राजा की फैमिली दूसरे फैमिली से जुड़ी हुई होती थी। लेकिन गौर करो, बाकी के लोग जुड़े हुए नहीं थे, वो लोग कॉमन आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे। तो राजा लोग कैसे जुड़े हुए थे, लैंग्वेज के आधार पर फ्रेंच बोलते थे वो लोग, हाई सोसाइटी मीटिंग में, है ना, या डिप्लोमेसी की पर्पसेस हो, राजनीतिक कार्य की बात हो, तो ये लोग इस तरह की मीटिंग में क्या करते थे, फ्रेंच बोलते थे। और इन कनेक्टेड रहते थे मैरिज के बंधन से, एक दूसरे के यहाँ शादी किए, संबंधी बने और क्या क्या रिश्ता निभाया और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे। ये इनके जुड़ने का तरीका था। द पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल नंबर। लेकिन इन लोगों की जो संख्या थी वो संख्या की दृष्टि से काफी कम थी। इन लोगों की संख्या क्या थी, संख्या की दृष्टि से, नंबर के हिसाब से काफी कम थी। और ज्यादातर जो लोग थी पॉपुलेशन की, ज्यादातर जो पॉपुलेशन की जो जनसंख्या थी वो किसकी थी, किसानों की थी। ठीक है। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, while in eastern and central Europe the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs। और जो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या थी इन एम्पायर्स में, जो ज्यादा से ज्यादा संख्या होती थी वो किसकी होती थी, किसानों की होती थी।
वेस्ट में जो है वो ज्यादातर जमीन पर जो है वो किराएदार जो है वो खेती करते थे, जमीन किराए पर लेते थे, किसान लोग खेती करते थे, और ये या छोटे छोटे ऑनर्स हुआ करते थे, छोटे छोटे जमीन मालिक होते थे, वो खेती करते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या था, लैंड होल्डिंग कैसे होती थी, तो ये बड़ा बड़ा स्टेट्स होता था, और उस पर जो है बड़ा बड़ा स्टेट्स जो है एरिस्टोक्रेसी के पास होता था, क्लर्जी के पास होता था, और इस पर भूदास बनाकर कृषि का काम जो है वो किसानों से करवाया जाता था। बात समझ में रहे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या किसकी थी, किसानों की थी। वेस्ट पार्ट में जो है ज्यादातर जमीन पर कौन किसानी करता था, किराएदार किराए पर लेके किसानी करते थे, टैक्स वैक्स देते थे, ठीक है। जबकि कुछ जगहों पर, जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ये पैटर्न लैंड होल्डिंग का क्या था कि बड़े बड़े स्टेट्स पर जो है वो भूदासों से क्या करवाई जाती थी, किसानों से भूदास बनाकर, दास प्रथा को अपनाकर उस पर खेती करवाई जाती थी। यहां पर गौर करो, ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा तो जुड़े हुए थे, एक जगह का राजा दूसरे जगह के राजा से जुड़े हुए थे, लेकिन बाकी के लोग जो हैं वो नहीं जुड़े हुए थे। बात समझ में रहा है ना। और यहां पर आप देखो कि हम लोगों ने बात करी किसकी, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की। ईस्ट के और सेंट्रल यूरोप में ऐसे ऐसे लोग हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेस्ट साइड में, पश्चिम की दिशा में जो लोग शामिल थे। पहले ईस्ट में और सेंट्रल यूरोप में कौन से लोग हैं, किसान ही हैं, चाहे एरिस्टोक्रेसी वर्ग के लोग ही हैं। लेकिन अब हम लोग वेस्ट की बात करेंगे कि वेस्ट में किस तरह के लोग थे और इस तरह के लोगों के पनपने का क्या कारण था। द वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मींट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के हिस्से में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बढ़ावा हो रहा था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन जो है वो बढ़ रहा था, व्यापार बढ़ रहा था। इससे क्या हो रहा था कि नए नए शहर अस्तित्व में आ रहे थे, प्रकट हो रहे थे, नया नया शहर बन रहा था। अब स्वाभाविक सी बात है, कहीं इंडस्ट्री लगेगा तो वो एरिया का विकास होगा, वहां पे शहर का निर्माण होगा, क्योंकि खेती तो हो नहीं रही है जो आप उसको किसान के कैटेगरी में डाल दोगे। तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के हिस्सों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड बढ़ रहा था। इसकी वजह से क्या बढ़ रहा था, टाउन्स बढ़ रहे थे, शहरी क्षेत्र बढ़ रहा था, कॉमर्शियल क्लास के लोग बढ़ रहे थे, और कॉमर्शियल क्लासेस के जो लोग थे उनका जो अस्तित्व था वो क्या था, उत्पादन पर उसका अस्तित्व बना हुआ था, और ये उत्पादन करते थे मार्केट के लिए। बात समझ में आ रहा है, ये उत्पादन किसके लिए करते थे। देखो यहाँ पर एक नई कैटेगरी के लोग सामने आ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के कुछ हिस्सों पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड जो है वो फैल रही थी। ट्रेड के फैलने से जो है वो कॉमर्शियल क्लास के जो लोग हैं वो आ रहे थे। कॉमर्शियल क्लास के लोग जो है वो प्रोडक्शन करते थे इंडस्ट्री में रह करके, और ये प्रोडक्शन मार्केट के लिए होती थी, और इसकी वजह से शहर का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था, नए नए शहर जो है वो नए नए शहरों का उदय हो रहा था। Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states it occurred only during the 19th century. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकरण, मशीन का, फैक्ट्रीज वगैरह का लगाना, सामान उत्पादन करना, सामान बनाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में शुरू हुआ था 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। कब शुरू हुआ था, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में सेकेंड हाफ में ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था। लेकिन फ्रांस में और जर्मनी के कुछ हिस्सों में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ, 19th सेंचुरी के दौरान शुरू हुआ। मतलब इस तरह की कैटेगरी के लोग जो हैं वो यहाँ पर कब पनपे, 19th सेंचुरी में। जबकि फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में, इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में इस तरह के लोग जो है वो 18th सेंचुरी में क्या हो चुके थे, अस्तित्व में आ चुके थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में शुरू हुई, जबकि फ्रांस के और जर्मनी के स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुई, 19th सेंचुरी में। बात समझ में रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़े लोग, कॉमर्शियल क्लास के लोग पहले ही आ चुके थे, है ना, एरिस्टोक्रेसी, फार्मर्स और ये वहां पर पहले आ चुके थे। लेकिन फ्रांस में और जर्मनी के स्टेट्स में जो है इस तरह के लोगों का उदय कब हुआ, 19th सेंचुरी के दौरान हुआ, जब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई। इन इट्स वेक, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप, इन इट्स वेक मतलब इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बात समझ में रहा है। तो इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया में जो है वो नए नए सोशल ग्रुप्स जो है वो अस्तित्व में आने लगे। सोशल ग्रुप में कौन कौन लोग आ गए, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन,
लेबरर्स कह लो, वर्किंग जो काम कर रहे हैं। तो ये जो नए ग्रुप्स किसके किसके थे? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन की थी, मिडिल क्लासेस की थी जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट का निर्माण होता है, बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स की थी। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो नया ग्रुप किसका किसका बना? वर्किंग क्लास पीपल पॉपुलेशन का बना, मिडिल क्लासेस का बना जिससे कि इंडस्ट्रियलिस्ट का निर्माण होता है, बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स का ये नया ग्रुप बना। एरिस्टोक्रेसी पीजेंट्स के अलावा ये तीसरा ग्रुप बना। In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल समझ रहे हो ना, मध्य वाले में, और ईस्टर्न मतलब पूर्वी वाले हिस्से में, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इन ग्रुप्स की संख्या जो है वो काफी कम रही 19th सेंचुरी तक। It was among the educated liberal middle classes that ideas of nation unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आप सोचो जहां राजा होगा ऐसे इंडस्ट्रीज पहुंचे होंगे, तो राजा ने अपनी कमाई का कुछ तो जरिया निकाला होगा। पहले तो किसान से ही वसूल करते थे, तो इन्होंने सोचा होगा कि भाई साहब इनसे भी कुछ वसूल कर लिया जाए। तो जब इनसे वसूल करना किसी भी तरीके का शुरू किया होगा, आपको पता चलेगा, तो आप जो है वो तो इन्हीं के दिमाग में आया होगा कि भाई साहब ये राजतंत्र से काश छुटकारा मिल जाता, ऐसा ख्याल आया होगा। ठीक है, तो इट वाज एमंग द एजुकेटेड, ये ख्याल कि एबोलिशन किया जाए एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, मतलब राजतंत्र को जो विशेषाधिकार मिला हुआ है इसको एबोलिशन किया जाए, इसको खत्म किया जाए। नेशनल यूनिटी का आइडिया सबके लोगों के दिमाग में आया होगा। और ये किस तरह के लोगों के दिमाग में आया? एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस के लोगों में नेशनल यूनिटी की बात पनपने लगी कि भाई साहब समय आ गया है कि राजतंत्र का क्या किया जाए, खात्मा किया जाए और सब लोग इकट्ठा हों, कुछ ऐसा करा जाए जो हम लोग के फेवर में हो, ना कि केवल राजा महाराजा के फेवर में हो। आप याद करो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान केवल मिडिल क्लास वालों लोगों ने ही विरोध किया था, क्योंकि क्लर्जी को और जो नोबेलिटी थे ये तो ऑलरेडी पैसा वसूल रहे थे, टैक्स वसूल रहे थे, इनको तो देना भी नहीं था। तो ये जो नई वर्किंग क्लास आई, एजुकेटेड लोग थे इसमें, है ना, मिडिल क्लास के लोग थे, इनके दिमाग में ये चीज आया है कि ये भाई राजतंत्र से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। अगर हमारी अपनी प्रगति करनी है तो, हमें तरक्की करनी है तो, लोगों की भलाई करनी है तो इंडस्ट्री आएगा तो उसमें राजा का भलाई हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसमें काम करने वाले लोगों की भलाई जरूर होगी। तो ये दिमाग में आया एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस के कि नेशनल यूनिटी की जो है वो विचार आया, नेशनल यूनिटी का विचार आया। ये दिमाग में आया कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो है वो क्या होनी चाहिए, एबॉलिश होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। तो ये आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी जो है वो पॉपुलैरिटी गेन करने लगी कि नेशनल यूनिटी हो, इन लोगों के दिमाग में आया और ये आइडिया जो है वो सब लोगों के दिमाग में फैलने लगा। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि आखिर स्वतंत्र राष्ट्रवाद के मायने क्या है, क्या अर्थ है इसका। तो इसको 3 तरीके से बताने की कोशिश करी गई है, इसको आप समझेंगे अभी। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी मतलब राष्ट्र को जोड़ने की बात, देश के सभी लोगों को जोड़ने की बात। इसका विचार जो है यूरोप में 19th सेंचुरी में, शुरुआती दशकों में, 19th सेंचुरी के शुरुआती दशकों में नेशनल यूनिटी से संबंधित विचार जो है वो किसके दिमाग में आने लगा? सब लोगों के दिमाग में आने लगा। किसके? एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो अभी हम लोगों ने जाना। तो यूरोप में 19th सेंचुरी में जो राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार है वो उदारवादी विचारधारा से जो है, आइडियोलॉजी से जो है वो जुड़ी हुई थी। और ये जो विचार थी, लिबरलिज्म के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थे। 3 तरह के लोगों की चर्चा करी गई है कि 3 मायनों में लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है। आपसे पूछ भी सकता है कि भाई लिबरलिज्म के क्या मायने हैं, तो तीनों तरीके से आपको बताना होगा कि किस तरह के लोगों के लिए। जैसे मैंने आपको नेशनलिज्म एक्सप्लेन किया था, बताया था ना कि नेशनलिज्म राष्ट्र के निर्माण की भावना है। ये उन लोगों के लिए थी जो लोग निरंकुश राजतंत्र के तले दबे हुए थे, शासन से क्या थे, असंतुष्ट थे। और जो लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं उनके लिए राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना, विपत्ति में राष्ट्र की साथ देने की भावना, इसके तरक्की पर खुश होने की भावना जो है वो राष्ट्रवाद कहलाती है। तो अब समझो द टर्म लिबरलिज्म का मतलब। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। लिबरलिज्म जो है वो लैटिन वर्ड लिबर से बना है, इसका अर्थ होता है आजाद, फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस, देखो मिडिल क्लासेस फिर से आ रहा है क्योंकि विद्रोह वहीं से शुरू होता है।
For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality for all before the law. मिडिल क्लास लोगों के लिए लिबरलिज्म के मायने थे आजादी, आजादी इंडिविजुअल की, व्यक्तिगत आजादी, और कानून के समक्ष सब बराबर हो, किसी को जन्म से विशेष अधिकार ना मिले। लिबरलिज्म के ये मायने थे मिडिल क्लास लोगों के लिए। बात समझ में आ रहा है? लिबरलिज्म के क्या मायने थे मिडिल क्लास लोगों के लिए? उनके मायने थे व्यक्तिगत आजादी और कानून के समक्ष सबकी समानता, ये उनके मायने थे। समझ में आ रहा है ना? अब है पॉलिटिकली। पॉलिटिकली लिबरलिज्म के क्या मतलब थे? पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। लिबरलिज्म के मतलब पॉलिटिकली, अगर राजनीतिक तौर पर इसकी मीनिंग निकाली जाए तो इसका मतलब था कि सरकार जो है वो कैसे बने? सहमति से बने। सरकार में शामिल कौन लोग हों? जिनको सरकार में शामिल होने की सहमति जनता ने दी है। तो पॉलिटिकली जो है वो लिबरलिज्म इस बात पर बल देता है कि सरकार सहमति से बने। पॉलिटिकली इसका मीनिंग है लिबरलिज्म का। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. तो पॉलिटिकली जो है वो लिबरलिज्म इस बात पर बल देता है कि सरकार जो है वो सहमति से बननी चाहिए। आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है वो लिबरलिज्म का मतलब हो गया था कि निरंकुश शासन, और ये जो पादरी वर्ग के लोग जो लोग थे, क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, मतलब जो ये लोग क्लर्जी जो थे, नोबिलिटी जो थे, इनको जन्म से ही अधिकार प्राप्त था ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को खत्म करना जो है वो क्या रहा? लिबरलिज्म का अर्थ रहा। एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। पार्लियामेंट में क्या हो? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब लोग चुनकर भेजे अपने प्रतिनिधि, ताकि अपनी समस्या को प्रतिनिधि को बताए। प्रतिनिधि के लोग सरकार में शामिल होंगे तो उनकी सुनवाई होगी। तो लिबरलिज्म का मतलब ये था। पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब था कि सरकार जो सहमति से बनी हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है वो लिबरलिज्म जो है वो निरंकुश शासन के अंत का, पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकार के अंत का पक्षधर था। एक कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के फेवर में था लिबरलिज्म का अर्थ, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट, संसदीय प्रतिनिधि सरकार हो, वो इस पक्ष में था। उस समय जो है वो लिबरलिज्म के ये मायने थे। 19th सेंचुरी लिबरल्स जो थे उन्होंने इस बात पर बल दिया कि निजी संपत्ति का उनको क्या है? रखने का हक है। आई बात समझ में? निजी संपत्ति रखने की आजादी मिले, ये भी क्या था? लिबरलिज्म का मतलब था। येट फिर भी equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. Men without property and all women were excluded from political rights. Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husband. फिर भी भले ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लिबरलिज्म के मायने थे कि सरकार सहमति से बने, एक संविधान हो, संसदीय प्रतिनिधि सरकार हो, लेकिन फिर भी कानून के समक्ष उस समय भी लिबरलिज्म आया भी थोड़ा देर के लिए, लेकिन कानून के समक्ष सब बराबर नहीं थे। उस समय यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष जो है वो सब बराबर हो। आपको याद होगा कि क्रांतिकारी फ्रांस में, क्रांति के दौर में फ्रांस में जो कि पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था लिबरल का, डेमोक्रेसी आया था, लेकिन फिर भी जो राइट था, वोट देने का जो अधिकार था, वो केवल प्रॉपर्टी जिसके पास थी उसी को वोट देने का अधिकार था। कि मैन विदाउट प्रॉपर्टी, जो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, औरतें और मैन विदाउट प्रॉपर्टी को पॉलिटिकल राइट से वंचित रखा गया है ना। खाली जैकोबिन्स सरकार के, रॉबस्पेरी की जब सरकार बनी थी तो जैकोबिन्स सरकार में कुछ वक्त के लिए जो है वो सभी को मत देने का अधिकार आया था, लेकिन फिर से नेपोलियनिक कोड जब आई 1804 से, तो फिर से क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? नेपोलियनिक कोड जब आया तो फिर से क्या किया? नेपोलियन ने क्या किया कि वुमेन को पैसिव सिटीजन का दर्जा दे दिया, माइनर का दर्जा दे दिया। ये बोला उन्होंने कि ये जो है
वो फादर्स और हस्बैंड के अधीन है, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो केवल जैकोबिन सरकार के दौरान जो है वो सभी को जो है वोट देने का अधिकार मिल गया था, लेकिन उस समय भी इस कानून के समक्ष सब बराबर नहीं थे। थ्रू आउट द 19th एंड early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights। और पूरे 19th और early 20th centuries के दौरान वुमेन और नॉन प्रोपर्टीड मैन जो है उन्होंने अपोजिशन विरोधी आंदोलन चलाया और इक्वलिटी की डिमांड की कि सभी को क्या मिलना चाहिए, वोट देने का समान अधिकार होना चाहिए। इन द इकोनॉमिक स्फेयर, तो पहले हम लोगों ने मीनिंग का समझा, मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या मायने थे, पॉलिटिकली भी समझ लिया और एक एग्जांपल समझ लिया कि पॉलिटिकली लिबरलिज्म के मायने थे, लेकिन फिर भी ऐसा पूरी नहीं हुआ। अब हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक परिधि में लिबरलिज्म के क्या मायने थे। इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इकोनॉमिक स्फेयर में, इकोनॉमिक पहलू में लिबरलिज्म जो था वो इस पक्ष में था कि मार्केट में क्या हो सके, जो सामान है, प्रोडक्शन से रिलेटेड सामान है, वो आसानी से इधर उधर जा सके, राज्य द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उस पर नियंत्रण हो, राज्य द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उस पर ना लगाया जाए, ये मायने थे। क्या मायने थे कि लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, कि मार्केट्स में जो है वो आज़ादी हो, प्रोडक्शन के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आज़ादी हो, और राज्य द्वारा जो लगाए गए कर हैं उस पर नियंत्रण हो, ये मायने थे। ठीक है। ड्यूरिंग द 19th century this was a strong demand of the emerging middle classes। Let us take the example of the German speaking regions in the first half of the 19th century। तो 19th century के दौरान ये एक बड़ी जोर की डिमांड थी। इकोनॉमिक स्फेयर में आने वाले लोगों की, जो लोग प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे, इनकी ये बहुत तगड़ी डिमांड थी कि जो है गुड्स के और कैपिटल के मूवमेंट पर कोई नियंत्रण ना हो। ठीक है, कोई नियंत्रण ना हो, है ना, और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, इसकी आज़ादी हो, ये पूरे डिमांड था इन लोगों का। तो 19th सेंचुरी के दौरान जो है वो इमर्जिंग, उभरते हुए मिडिल क्लासेस के लोगों की जो है ये बहुत ही मजबूत मांग थी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का, जो ये एग्जांपल जुड़ा हुआ है 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ से। Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. Each of these possessed its own currency and weights and measures. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a customs ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जर्मन स्पीकिंग रीजन्स की। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ये हुआ था। नेपोलियन की प्रशासनिक कदमों ने बहुत सारे प्रिंसिपैलिटीज को मिलाकर 39 स्टेट्स का क्या कर दिया था, एक कॉन्फेडरेशन बना दिया था, महासंघ बना दिया था। और इसमें से सबके पास अपनी करेंसी थी, अपने वजन के नापने के अलग अलग थे। मान लो अपने यहाँ 1000 ग्राम हो रहा है किलो में, तो दूसरे के यहाँ 1010 ग्राम होगा, 15 ग्राम होगा, ऐसा हिसाब किताब। ठीक है। तो नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने क्या किया था कि बहुत सारे प्रिंसिपैलिटीज को, छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज को मिलाकर 39 स्टेट्स का क्या कर दिया था, कॉन्फेडरेशन बना दिया था, महासंघ बना दिया था। इसमें से सबके पास अपनी करेंसी थी, वेट्स था और मेजर्स थी, सबके अपने अपने तरीके थे। करेंसी थी, वेट्स था, मेजर था। एक मर्चेंट उस समय, एक मर्चेंट 1833 में अगर हैमबर्ग से न्यूरेमबर्ग उसको अपना सामान बेचना है तो उसको 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना पड़ता था, और हर एक आइटम पर 5% की क्या देनी होती थी, टैक्स देनी होती थी। हर एक कस्टम बैरियर पर क्या करनी होती थी, 5% की, जितना भी सामान है उसका 5% आपको क्या लगेगा, जितना भी दाम है उसका 5% आपको क्या लग जाएगा, ड्यूटी लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। ड्यूटीज वर ऑफन लेवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। अब ड्यूटी जो लगता था, कर जो लगता था, वो वेट के अनुसार लगता था, मेजरमेंट के अनुसार लगता था। एज each region had its own system of weights and measures, this involved time consuming calculation। अब जानते हो 39 स्टेट्स का ये था और सबका अपना अपना मेजर था, अलग अलग नापने की प्रक्रिया थी, वेट्स का, मेजर्स का। तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन हुआ करता था। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रखा है मेजर ऑफ क्लॉथ का।
जिसको कहा जाता था एल ए, जिसका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मेजरमेंट था। जैसे कि एक एल ए में अगर एक एल ए टेक्सटाइल खरीदा गया है, 1 मीटर अगर कपड़ा खरीदा गया है फ्रैंकफर्ट में, तो आप 54.7 सेंटीमीटर आपको क्लॉथ मिलेगा। अगर मेंज में खरीदा गया है तो वो 55.1 सेंटीमीटर मिलेगा। मीडियम वर्ग में मिला अगर आपने खरीदा है तो 65.6 सेंटीमीटर मिलेगा। फ्राई वर्ग में है तो 53.5 सेंटीमीटर मिलेगा। तो ये सब डिफरेंसेस थी, समझ रहे हो ना, कि मतलब मेजर की, वेट की कोई एक प्रणाली नहीं थी कि भाई साहब 1 किलो में 1000 ग्राम ही होगा तो सब जगह यही नहीं। एग्जाम्पल आपको मीटर का बताया, उस समय जो है 1 मीटर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेंटीमीटर्स में क्या मिल रहे थे, कपड़े मिल रहे थे। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टैकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कॉमर्शियल क्लासेस who argued for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। अब ये जो परिस्थितियां थी वेट की, करेंसी की और मेजर्स की, जिसकी वजह से लोगों को क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी आर्थिक विनिमय में। आर्थिक विनिमय, इकोनॉमिक विनिमय का मतलब होता है कि चीजों का आदान प्रदान, है ना। ये सारी चीजें जो थी वो बाधाएं थी, और इन बाधाओं को देखने का काम या महसूस करने का काम किसके द्वारा किया गया, कॉमर्शियल क्लासेस के द्वारा, क्योंकि यही लोग जुड़े हुए थे, है ना। इन्होंने बहस करके बताया, इन्होंने तर्क दिया कि एक एकीकृत यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए, एकीकृत आर्थिक क्षेत्र होना चाहिए, और बाधा रहित, अनहिंडर्ड, मतलब चीजों के आवागमन पर यहां से वहां ले जाने में कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। एक ही जगह टैक्स ले लो सारा, है ना, बार बार रोको मत, बार बार नाप तौल की प्रक्रिया मत अपनाओ, ऐसे में टाइम कंज्यूमिंग भी होता था और सामान भी टाइम पर नहीं पहुंचेगा। इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन और Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. तो ऐसे ही एक इनिशिएटिव जो है प्रसा की पहल पर ली गई, ऐसी एक इनिशिएटिव जो है वो अपनाई गई, ऐसा कुछ किया गया, और एक कस्टम यूनियन बना, कस्टम यूनियन जिसका नाम जोलवेराइन था। क्या नाम था? जोलवेराइन था। ये बनाया गया प्रसा की पहल पर। इसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट्स के लोग शामिल हुए। इस यूनियन ने क्या किया कि जो टैरिफ बैरियर्स थी उसको खत्म किया, जो 30 करेंसीज थी उसको कम करके 2 तक लाया इन्होंने, और उसके बाद रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ। इससे क्या हुई कि चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या हुई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या हुई, सहूलियत होने लगी, सहायक बनने लगी, और राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य से आर्थिक हितों का ख्याल रखा जाने लगा। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। और फिर क्या हुआ कि एक लहर, जो आर्थिक राष्ट्रवाद की जो एक लहर चली, उसने जो है वो व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या किया, मजबूत बनाया। उसी समय क्या किया कि जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो लहर थी, भावना थी, उसने क्या किया, वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को क्या किया, उसी समय क्या किया, मजबूत बनाया, व्यापक बनाया। तो आज का ये क्लास जो है वो आपका यहीं खत्म होता है। आप रिवाइज करो, कोई दिक्कत है तो बताओ।